नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सहबाली सैफी। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच टीम इंडिया जनूबी अफ्रीका का करेगी दौरा। टेस्ट और वनडे सीरीज खेलेगी और T20 सीरीज मौखर। रूस के वजीर खारजा सरगई लारोव 2 रोजा हिंद दौरे पर कल पहुंचेंगे नई दिल्ली। हिंदुस्तानी हम मुंसिब एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। हिंद रूस वज़राए सतह की 2+2 मुज़ाकरे में भी करेंगे शिरकत। रियासतों में हज कमेटी न बनने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मफाद आमा की अर्जी पर की समाअत। अदालत ने रियासतों को जारी किया नोटिस, 6 हफ्तों में तलब किया जवाब। हाफिज नौशाद आजमी ने दाखिल की थी मफाद आमा की अर्जी। सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग, एहतजाज होगा खत्म या रहेगा जारी, कुछ ही देर में हो सकता है फैसला। राकेश टिकैत का बयान, मीटिंग में मुजाहरे के हवाले से हिकमत अमली होगी तय। उत्तर प्रदेश में जुराइम पेशा लोग बेलगाम, महोबा में एक ही घर के 4 अफराद का कत्ल, 3 बच्चों समेत फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली 4 लाशें। तो न्यूज रूम लाइव में सबसे पहले बात करेंगे टीम इंडिया के जनूबी अफ्रीका के दौरे की। जी हां, अब टीम इंडिया के जनूबी अफ्रीका के दौरे पर ओमिक्रॉन का साया नहीं पड़ेगा। काफी गौर खौस करने के बाद बीसीसीआई ने फैसला ले लिया है। अब टीम इंडिया जनूबी अफ्रीका के दौरे पर जाएगी, इसको हरी झंडी मिल गई है। सेक्रेटरी जय शाह ने मीडिया को बताया कि दौरा मुकर्रर वक्त पर ही शुरू होगा। तकरीबन 40 रोज इस दौरे के दौरान टीम इंडिया 3 टेस्ट, 3 वनडे और उतने ही T20 मैच खेलेगी। दिसंबर के तीसरे हफ्ते से इस दौरे का आगाज होगा। ख्याल रहे कि 24 नवंबर को ओमिक्रॉन की तस्दीक होने के बाद इस दौरे के हवाले से शकों को शुहबात जाहिर किए जा रहे थे, लेकिन अब इस मामले को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कई रियासतों में हज कमेटी को लेकर इस समाअत की। इस मामले पर मफाद आमा की अर्जी दाखिल की गई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने रियासतों को से जवाब मांगा है 1 हफ्ते का। इसमें आपको बताएं, माफ कीजिएगा, 6 हफ्तों का वक्त दिया है। अदालत ने 6 हफ्ते में इस मामले को लेकर जवाब तलब किया है। हज सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन हाफिज नौशाद आजमी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में मफाद आमा की अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें हाफिज नौशाद ने हज एक्ट के खिलाफ वर्जी होने का इल्जाम आयद किया था और सुप्रीम कोर्ट से मामले में मुदाखलत करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जरिए हुक्म जारी करने की अपील की गई थी। राज्य हज कमेटियां नहीं है, क्यों नहीं है, किस तरह नहीं है, इस पे जो है उन्होंने नोटिस किया है। हमारे अधिवक्ता SR हेगड़े जी, संजय आर हेगड़े, SR हेगड़े जी ने और अबू तलहा रहमान साहब ने, इन लोगों ने स्टे मांगा था कि जो स्थगन आदेश बम्बई में एक ज़मीन खरीद ली गई है करोड़ों रुपए की, वो गैर कानूनी तौर पे है, तो उसको स्टे दे दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा अदालत ने की, हम आने दीजिए पार्टी, फिर हम जवाब आने दीजिए, हम देखेंगे। तो पूरी तरह से मैं इस बीच सुप्रीम कोर्ट की जो कार्यशैली है, मैं उस पर बहुत खुश हूँ। मैं मुबारकबाद सुप्रीम कोर्ट के, यहाँ के संविधान और न्यायालय को देता हूँ और मैं भावुक हो रहा हूँ कि हज यात्रियों की समस्या, मैं 1 साल से बीमार होते हुए मैं लड़ता रहा, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे उम्मीद है कि आगे भी सुप्रीम कोर्ट और यहाँ के न्यायालय जो हज यात्रियों को न्याय देगा। इसके लिए जिम्मेदार अब सरकार तय करे कौन है, लेकिन फिल्म पे मुख्तार अब्बास नकवी साहब मालिक बने हुए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब कॉन्फ्रेंस करते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी साहब जिम्मेदार हैं। तो इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद इस वक्त जुड़े हैं। खुर्रम शहजाद, रियासती हज कमेटी हो या फिर सेंट्रल हज कमेटी हो, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से कहीं ना कहीं अब राहत मिलती नजर आएगी। देखिए साहबा, राहत तो तब मिलेगी जब हज कमेटी की तश्कील हो जाएगी या फिर मरकजी हज कमेटी जो पिछले 1.5 साल से नहीं है,
उसको लेकर के कोई पेशरफ्त होगी, क्योंकि इस सिलसिले में काफी वक्त से, जब से महबूब अली कैसर जो इससे पहले चेयरमैन थे उनका टर्म खत्म हुआ, उसके बाद से हज कमेटी की तश्कील नौ नहीं हो सकी। हालांकि सीईओ के तौर पर या सेक्रेटरी के जरिए से ये काम होता रहा है और अभी भी काम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हज एक्ट के तहत ये जरूर कहा गया था कि जब टर्म खत्म होने वाला हो मरकजी हज कमेटी का, उसके 4 महीने पहले, चाहे रियासती हो चाहे मरकजी हज कमेटी हो, उसके 4 महीने पहले ही नई हज कमेटी की तश्कील हो जानी चाहिए जी। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, 1.5 साल से ज्यादा का वक्त मरकजी हज कमेटी गुजर चुका है। हालांकि इस दरमियान में कोरोना का मामला जरूर रहा है, लेकिन इसमें नॉमिनेशन होते हैं। तो एक बात तो यह है कि इसमें राहत तभी मिलेगी जब सीधे तौर पर एक्ट के तहत नुमाइंदगी होगी और चीजें होंगी। इसके अलावा जो पिटीशन जो दाखिल की गई है उसमें एक बड़ा मामला ये उठाया गया है कि एक प्लॉट खरीदा गया है मुंबई में और ये इल्जाम लगाया गया है कि हज फंड का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि वजारत अक़लियती उमूर की तरफ से, जिसके तहत वजारत हज भी है, हज का मामला भी है, तो उसकी तरफ से ये जमीन खरीदी गई है और नया हज हाउस तामीर करने की बात है। क्योंकि अगर आप देखें तो मुंबई का जो हज हाउस है, जो उसकी बिल्डिंग है 1927 से बनी हुई है, वो पुरानी बिल्डिंग भी हो गई है और इसी के साथ साथ यूपीएससी और दूसरे जो मुकाबला जाती इम्तिहानात हैं उसकी तैयारी कराई जाती है, तो उसका एक्सटेंशन वगैरह हो सकता है। लेकिन इस मामले पर भी रोक लगाने की बात की गई है, क्योंकि सीधे तौर पर हज का जो फंड है उसका जो इस्तेमाल किया जाना चाहिए वो हाजियों के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन इस मामले में ये जरूर कहा गया है कि इसका इस्तेमाल दूसरी चीजों के लिए हो रहा है। तो बहरहाल इस मामले में 6 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा गया है वजारत खारजा से और जो रियासती हज कमेटियां हैं उनको भी इसमें पार्टी बनाया गया है। 21 के करीब ये तमाम इदारे हैं, वजारत खारजा है, इन तमाम से 6 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा गया है। लेकिन हमारी जब बात हुई है वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पेशरफ्त हो रही है लेकिन कोई भी काम रुकेगा नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो एक्ट के तहत ये जरूर बात माननी पड़ेगी कि फिलहाल एक्ट के तहत जो हज कमेटियां होनी चाहिए या मरकजी हज कमेटी की तश्कील होनी चाहिए वो अभी तक फिलहाल नहीं हो सकी है। खुर्रम, पेशरफ्त तो हो रही है लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, पेटिशन में ये भी कहा गया है कि अगर 2021 अक्टूबर तक की बात करें तो सिर्फ एक ही हज कमेटी ऐसी है जो कि फुली ऑपरेशनल है। तो ऐसे में इसको किसको इसका जिम्मेदार माना जाए? क्या वजारत उमूर को माना जाए या फिर इंतजामिया और हुकूमत? कौन इसमें जिम्मेदार है? देखिए, रियासती जो हज कमेटियां हैं उसकी तश्कील रियासतों को करनी होती है, लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं हुकूमतों की तरफ से तसाहुली बढ़ती गई है, चाहे वो कोरोना की वजह से हो, क्योंकि 2 साल से कोरोना का जो मसला है वो लगा हुआ है। जो हज कमेटियां हैं जिनकी टर्म खत्म हो गई उनको उनकी तश्कील नौ कर देनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई। हालांकि दिल्ली में तश्कील नौ कर दी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी रियासत है या बिहार है, बंगाल है या दूसरी जो रियासतें हैं वहां पर जिस तरीके से तश्कील नौ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। अब हज का मसला है और ये बड़ा चैलेंज होगा कि हज 2022 का जो सीजन का ऐलान किया गया है, अब हाजी अप्लाई कर रहे हैं हज के लिए, वो एक बड़ा वो उसके इंतजाम कैसे होंगे, किस तरीके से अवाम में तमाम इंतजाम को लेकर जाया जाएगा, क्योंकि नुमाइंदगी होती है और हर तरीके से तमाम चीजों को देखते हुए जो मेंबरान होते हैं वो पैसे लेते हैं और कई इख्तियारात जो हैं वो सीधे तौर पर हज कमेटी को होते हैं। वो कोई चेयरमैन या सीईओ या दूसरे जो अफसरान हैं वो उनका सीधे तौर पर इस्तेमाल अपने मौजूदगी में तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कमेटियां मौजूद हों तो या फिर चेयरमैन मौजूद हो तो उसका सीधा इस्तेमाल जो है उन्हीं को करना होता है। तो ये एक मसला जरूर है और एक मसला और उठाया गया है इस पूरी पिटीशन के अंदर। गुज़िश्ता मरतबा जब हज कमेटी की तश्कील नौ हुई थी 2016 में, तो उस वक्त 2 जो मेंबर होते हैं शिया और सुन्नी का खाना होता है उसको खत्म कर दिया गया था। ये एक बड़ा सवाल उठाया गया है। तो हज एक्ट में या तो तब्दीली करती जाए उस तरीके से जो जरूरत है उसको लेकर आए, पहले सरकार लेकर आए, लेकिन अभी जो जरूरी है जो हज एक्ट के तहत उसमें नुमाइंदगी होनी चाहिए, तो इस खिलाफ वर्जी की बात भी इस पिटीशन में की गई है। बहरहाल इस मामले में 6 हफ्तों के बाद सुनवाई होनी है और देखना ये होगा कि किस तरीके से वजारत अक़लियती उमूर, वजारत खारजा इस मसले में सीधे तौर पर वो जवाब देते हैं। बिल्कुल, तो 6 हफ्तों का वक्त रियासतों को दिया गया है। अब इसमें देखना ये होगा कि 6 हफ्ते के दरमियान में रियासतें किस तरीके से इस मामले को लेकर कार्रवाई करती हैं। खुर्रम शहजाद, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। और रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। न्यूजीलैंड के गेंदबाज
एजाज पटेल ने कमाल कर दिया है। आपको बता दें कि मुंबई टेस्ट में पूरी टीम इंडिया को पवेलियन वापस भेजा है। एक इनिंग में 10 विकेट झटक के हैं। अनिल कुंबले और जिम लीकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। तो न्यूजीलैंड और टीम इंडिया के बीच जारी टेस्ट सीरीज के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। न्यूजीलैंड के गेंदबाज एजाज पटेल ने कमाल कर दिखाया है। मुंबई टेस्ट में पूरी टीम इंडिया को पवेलियन वापस भेज दिया है। एक इनिंग में 10 विकेट एजाज पटेल ने झटके हैं और रिकॉर्ड इसी के साथ उन्होंने बना दिया है। तो आपको बता दें एजाज पटेल ने अनिल कुंबले और जिम लेकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। एक इनिंग में 10 विकेट एजाज पटेल ने ले लिए हैं। मुंबई टेस्ट में पूरी टीम इंडिया को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया है। तो न्यूजीलैंड और इंडिया टेस्ट सीरीज के हवाले से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। न्यूजीलैंड के गेंदबाज एजाज पटेल ने कमाल कर दिखाया है। एक इनिंग में 10 विकेट झटके हैं और मुंबई टेस्ट में पूरी टीम इंडिया को पवेलियन का रास्ता एजाज पटेल ने दिखा दिया है। इसी के साथ साथ अनिल कुंबले और जिम लेकर के रिकॉर्ड की बराबरी भी एजाज पटेल ने कर ली है। तो न्यूजीलैंड और इंडिया टेस्ट सीरीज के हवाले से यह खबर आपको बता रहे हैं। मुंबई टेस्ट में पूरी टीम इंडिया को पवेलियन का रास्ता दिखाने वाले एजाज पटेल ने कमाल कर दिखाया है। एक इनिंग में 10 विकेट एजाज पटेल ने ले लिए हैं और अनिल कुंबले और जिम लेकर का रिकॉर्ड की बराबरी एजाज पटेल ने कर दी है। तो मुंबई टेस्ट सीरीज के हवाले से हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। न्यूजीलैंड के गेंदबाज एजाज पटेल ने कमाल कर दिया है। पूरी टीम इंडिया को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। एक इनिंग में 10 विकेट एजाज पटेल ने ले लिए हैं और इसी के साथ अनिल कुंबले और जिम लेकर का रिकॉर्ड की बराबरी एजाज पटेल ने कर ली है। तो न्यूजीलैंड और इंडिया टेस्ट सीरीज के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूजीलैंड के गेंदबाज एजाज पटेल ने कमाल कर दिखाया है। एक ही इनिंग में 10 विकेट एजाज पटेल ने झटक दिए हैं और पूरी टीम इंडिया को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया है और इसी के साथ साथ अनिल कुंबले और जिम लेकर के रिकॉर्ड की बराबरी भी एजाज पटेल ने कर दी है। तो न्यूज रूम लाइव में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। न्यूज 18 उर्दू ने उठाई औरतों के हक की आवाज। न्यूज 18 उर्दू की मुहिम औरतों का हक, कोई शक रही असरदार। औरतों के हक की मुहिम की इख्तितामी तकरीब का हिस्सा बनिए। शनिवार रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 उर्दू पर। ब्रेकिंग न्यूज, पूजा बनर्जी ने फिर से करी शादी। जानेंगे आखिर उन्होंने क्यों किया ऐसा। विदाई में रोने की जगह क्यों लगे हंसी के ठहाके। मैंने बहुत कोशिश किया रोने की। मम्मी ने बोला ये रस्म तो करनी पड़ेगी तो यहीं कर ले होटल में। चावल फेंक दिया और इतना सारा लेके ऐसा फेंका वो पूरी नहा गई चावल में। तो कुछ इतना थोड़ी है क्या, खुन्नस थोड़ी निकाल रही है। पूजा बनर्जी की शादी में जरूर आना, देखना ना भूले भाभी तेरा देवर दीवाना। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश हुकूमत जितना अपने फलाही कामों को लेकर सुर्खियों में नहीं रहती है, उतना ही जो वजीर हैं वो अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। ताजा बयान हम आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग के बयान से जुड़ी हुई ये खबर है। उनका बयान सामने आया है, जिसके बाद से अब तनाजा शुरू हो गया है। आपको बताएं कि जिसमें उन्होंने शहर में गैरकानूनी तौर पर गोश्त और मछली को फरोख्त करने का इल्जाम लगाया है। विश्वास सारंग का ये भी कहना है कि कुछ दुकानें मजहबी मकामात के पास भी गैरकानूनी तौर पर खोल दी गई हैं, जिससे वो लोग जो गोश्त नहीं खाते हैं उनके जज्बात मजरूह होते हैं। वजीर मौसूफ ने गोश्त की दुकानों और उनके लाइसेंस की जांच करने की हिदायत दी है। क्या कहते हैं एमपी के मेडिकल वजीर विश्वास सारंग, आप भी सुनिए। मेरे पास बहुत लंबे समय से शिकायतें आ रही हैं कि मांस मछली मीट की दुकानें अवैध रूप से शहर में विभिन्न स्थानों पर खुल गई हैं। सही मायने में तो प्रशासकीय लाइसेंस के बगैर ये दुकानें संचालित नहीं होनी चाहिए। आज मैंने जिला प्रशासन को ये कहा है कि हम ये सुनिश्चित करें कि इस तरह की अवैध दुकानें मीट की मांस मछली की भोपाल में संचालित ना हो, लाइसेंस लोग लें और शहर में भी हम ऐसे स्थान नियत करें। हर कहीं ये दुकानें खुलती, गंदगी होती है, प्रदूषण फैलता है, पर्यावरण पर इसका विपरीत असर पड़ता है। धार्मिक स्थानों के आसपास भी है जो लोग शाकाहारी हैं, उनको बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो आज मैंने ये कहा है कि इन सब दुकानों को रिकंसाइल करें, हम एक बार इनका सर्वे करें। जो अवैध दुकानें हैं जो बिना लाइसेंस के खुल रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और ये भी सुनिश्चित करें कि नियत स्थान पर ये दुकानें रहें और वो ढककर अपना सामान बेचें। तो इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहताब आलम, वजीर ने कहा कि कई तरीके की शिकायतें उनके पास आ रही हैं, ये तो उन्होंने नहीं बताया कि क्या शिकायतें उनके पास आ रही हैं। वहीं इंतजामिया पे भी सवाल खड़ा कर दिया है। साहिबा, वजीर का बयान खुद जो है हुकूमत पर ही सवाल उठा रहा है कि अगर मध्य प्रदेश की राजधानी में
पुलिस प्रशासन और सीएम जहाँ पे खुद बैठे हैं, जहाँ पे डीजीपी बैठ रहे हैं, जहाँ पे तमाम प्रशासनिक अमला बैठ रहा है, अगर वहाँ पर नाक के नीचे गैर कानूनी तौर पर काम हो रहा है तो सवाल यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रहा है। दूसरी बात वो मुकर्ररा जगह की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे इन चीज़ों को भेजा जाए, तो यहाँ पर इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के साथ हाजी मोहम्मद हारून साहब मौजूद हैं। हाजी साहब, आपने जो है उनका बयान सुना, वो कह रहे हैं कि गैर कानूनी तौर पर गोश्त और मछली की फरोख्त की जा रही है और लोगों के जज्बात मजरू हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई गैर कानूनी काम नहीं होता। पहले तो बुनियादी तौर पर यह समझना चाहिए कि ये कारोबार का ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से नहीं है। इसकी भोपाल की या पूरे मध्य प्रदेश की आबादी का बड़ा हिस्सा जो है मुसलमान बहुत थोड़ी तादाद में 6-7% और बाकी जो है तमाम लोग यहाँ रहते हैं। और किसान बहुत बड़ी तादाद में, वही किसान ही जानवर पैदा करते हैं, पालते हैं, परोसते हैं, बकरी हो या बड़े का गोश्त हो। तो ये बुनियादी तौर पर मुल्क की इक्तिसादियात से जुड़ा हुआ है। अगर आप पाबंदी लगाने की बात करेंगे या कम करने की बात करेंगे तो सीधा सीधा नुकसान सूबे के किसानों का होगा। और दूसरे नंबर पे बहुत बड़ी तादाद में इस कारोबार में जो लगे हुए हैं, यानी खाली कसाई नहीं है, खटीक भी है, भोई भी है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बहुत बड़ी तादाद में लोग गोश्त भी खाते हैं और इसका ताल्लुक भी है। तो हुकूमत के जिम्मेदारों को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए जिससे गरीब दुकानदारों को नुकसान पहुंचे। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं दुकान का लाइसेंस नहीं है तो लाइसेंस देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो मैं मांग करूँगा कि मध्य प्रदेश की आबादी और भोपाल की आबादी जो पहले थी आज उससे कई गुना हो चुकी है। आज 25-30 लाख का हमारा शहर है और दुकानों की तादाद बहुत थोड़ी है। तो उन दुकानों की तादाद हर मोहल्ले में जो ज़रूरत है उसको ज़रूरत को पूरा किया जाना चाहिए। और गोश्त की दुकानों के जितनी है अभी उससे जो है कम से कम 5 गुना ज़्यादा जो है लाइसेंस की ज़रूरत है ताकि लोग इधर उधर न भटकें। और हर शहर के हर कोने पे हर समाज के लोग जो गोश्त खाने वाले भी रहते हैं, गोश्त न खाने। अगर उनका कहना है कि जज्बात मजरू हो रहे हैं, नहीं, जज्बात का कोई ताल्लुक नहीं है। जज्बात तो हमारे इससे भी मजरू हो रहे हैं कि शराब पीना जो है हराम है और बहुत सारे लोग शराब नहीं पीते हैं, लेकिन शराब की दुकानें जगह जगह बढ़ाई जा रही हैं, खोली जा रही हैं। मंदिरों के पास, मस्जिदों के पास, स्कूलों के पास शराब की दुकानें, उस पर तवज्जो नहीं जाती सरकार की। जब कोई बहुत आंदोलन खड़ा होगा। लेकिन मेहताब आलम वजीर ने ये भी कहा है कि इस मामले को लेकर वो ये नहीं कह रहे हैं कि बंद कर दी जाएंगी, वो ये कह रहे हैं इस मामले को देखकर लाइसेंस दिए जाएंगे और ऐसे एरिया में ये दुकानें खोली जाएंगी जहां पर लोगों को परेशानी ना हो। नहीं साहिबा, जो है ऐसे इलाकों में सवाल ये है कि जो दुकान पहले से मुकर्रर थी वहीं पर दुकानें हैं। अगर कहीं पर इस तरह का मामला सामने आया है तो वजीर मौसूफ को उस जगहों पर कार्रवाई करनी चाहिए। बयान देना सिर्फ मामले का हल नहीं है, बल्कि जो है जब तक अमल नहीं होगा तब तक कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन वजीर ने साथ साथ कहा कि जज्बात मजरू हो रहे हैं उन लोगों के जो गोश्त नहीं खाते हैं। तो सवाल ये है कि जज्बात किसके मजरू, जिस तरह से जो है हाजी साहब ने सवाल उठाया कि मध्य प्रदेश हुकूमत का ही ज़ाब्ता है कि ऐसे मकामात जहाँ पर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या स्कूल है वहाँ पर शराब की दुकान नहीं खुलेंगी। लेकिन भोपाल राजधानी की अगर बात करें वहां पर उस ज़ाब्ते को भी तोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर उस ज़ाब्ते पर भी बात की जा रही है। जी, बहुत सारी मिसालें मेरे सामने मौजूद हैं जो मस्जिदों के पास, मंदिरों के पास शराब की दुकानें खुली हुई हैं। उसको पाबंदी लगाई जाना चाहिए। वो शराब की, अब गांधीनगर है, गांधीनगर तो गांधी जी के नाम से है, तो गांधीनगर और गांधी जी के नाम में शराब बेची जा रही है और स्कूल और मंदिर के सामने, उसको फौरन हटाया जाना चाहिए। तो हमारी हुकूमत से मांगे और वजीरों से खास तौर पर मांगे, वो तो हुकूमत में होते हैं, वो तो हुकूमत है, तो उनके बयान की थोड़ी ज़रूरत है, उनको तो सुधार लाने की ज़रूरत है। चाहे गोश्त की ज़्यादा दुकानों की ज़रूरत है तो वो अपने मातहत अमले को और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को अहकाम जारी करें कि भाई चलिए। तो अब इस बयान को लेकर तनाज़ा शुरू हो गया है। वहीं लोगों का कहना है कि फिर अगर गोश्त और मछली की दुकानों पर कार्रवाई होती है तो फिर शराब की दुकानों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। जी हां, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक तकरीब में खिताब किया जहां पर उन्होंने महाराणा प्रताप एजुकेशन के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। और खिताब में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान
जब पूरी दुनिया बहरान का शिकार थी, तब यूपी हुकूमत ने इस मुल्क की आवाम के तहफ्फुज को अवलीन तरजीह दी। उन्होंने बताया कि कोविड के अयाम में बीजेपी हुकूमत ने नौजवान नस्ल के लिए नई कौमी तालीमी पॉलिसी को मुतारिफ करवाया, जिसको आइंदा साल से लागू किया जाएगा। प्रोग्राम में मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर व दीगर मौजूद थे। वर्तमान में पूरी दुनिया विगत 20 माह से एक महामारी का सामना कर रही है, एक कोरोना महामारी। इसने सामाजिक जीवन को और सामान्य जनजीवन को बुरी तरह दुनिया के अंदर प्रभावित किया। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन दुनिया के सामने एक उदाहरण बना है। और कोरोना कालखंड में जब दुनिया अपने को बचा रही थी, तब भारत के अंदर न केवल भारत को बचाने, भारत के एक एक नागरिक की चिंता करने का दायित्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कुशलतापूर्वक उन कार्यों का निर्वहन किया गया, बल्कि पहली बार भारत के युवाओं के लिए, भारत के छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए और उनके जीवन की इस महत्वपूर्ण यात्रा के मार्ग में कहीं कोई बाधा ना आने पाए, भारत सरकार ने एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी लागू किया है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगले वर्ष से लागू होने जा रही है। न्यूज रूम लाइव से खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18 उर्दू। दीजिए इजाजत, आदाब।